हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर बात करें फिजिक्स में चैप्टर 4 की, तो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो आपको पता ही है। ठीक है, और आज इस वीडियो का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में से एक आता है। अगर बात करी जाए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति कितनी होती है, कैसी होती है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना है और टॉपिक को बढ़िया करके तैयार कर लेना है। प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट बनी रहे, मैं सब बताने वाला हूँ क्या क्या पॉइंट बनते हैं, कैसे क्या आता है। बस आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर देखिए बात करें कि हमारे पास आवेशित कण है, अगर वो वैद्युत क्षेत्र, यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो आपको ध्यान से समझना है बस बातों को। पहले मान लिया ये एक समान हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अगर यहाँ पर आवेशित कण है, प्लस क्यू आवेशित कण है, बी वेग से गतिमान है, यहाँ पर भी आवेशित कण प्लस क्यू है और ये भी बी वेग से गतिमान है। बस अंतर इतना है कि ये चला जाता है चुंबकीय क्षेत्र में और ये आ जाता है भैया वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अगर आवेशित कण बी वेग से गतिमान है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो भैया उसका जो पथ है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है और उसकी चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ध्यान रखना, चाल क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये पिछली वीडियो में सब डिस्कस हो चुका है। ठीक है, पिछली वीडियो आपने देख रखी है, तो नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, यानी कि आवेशित कण अगर एक समान वेग से गतिमान है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो उसकी चाल भैया अपरिवर्तित रहती है और उसका जो पथ है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लग जाता है, जिसे लोरेंज बल कहते हैं, और वो बल क्या करता है, वेग की दिशा के लंबवत कार्यरत होता है, जिसके कारण दिशा लगातार बदलती रहती है, जिस कारण उसका पथ भैया वृत्ताकार हो जाता है। क्लियर है। और स्पीड, यानी कि अगर वेग की चाल की बात करें तो वो ये अपरिवर्तित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से रहता है, बस उसका पथ, दिशा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और कैसे हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। क्लियर। अगर बात करें आवेशित कण बी वेग से गतिमान है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में आ जाए तो भैया उसका जो पथ है वो हो जाता है परवलयकार। ठीक है, पथ हो जाता है परवलयकार, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसका रास्ता कैसा हो जाएगा, परवलयकार हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर एक वैद्युत बल आरोपित हो जाएगा, और वो वैद्युत बल कितना होता है, F इक्वल टू QE होता है। यानी कि इस आवेशित कण पर, ये जो आवेशित कण है बिंदु A पर, इस आवेशित कण पर QE बल लगने वाला है, एक वैद्युत बल लगेगा, और जो उसकी दिशा को भी, चाल को भी, सबको परिवर्तित करेगा, प्रभावित करेगा, और जिसके कारण उसका पथ हो जाएगा परवलयकार और चाल कितनी हो जाएगी, गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वही तो समझना है आपको इस डेरिवेशन में। ठीक है, यही है आज की वीडियो का टॉपिक। यानी कि जब आवेशित कण, ठीक है, जब आवेशित कण हमारा एक समान वेग से गति करता हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो भैया उसकी गति कितनी होती है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, और उसका पथ हो जाता है परवलयकार। और यही आपको आज इस वीडियो में समझना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पहले तो ये दो जो पॉइंट बताए गए हैं इन्हें नोट कर लेना है, और उसके बाद अच्छे से हेडिंग डाल लेना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और लिख लेना है कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का। ठीक है, यानी कि जो आवेशित कण है इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, और प्लस क्यू आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, एक तो बनती है कि जब आवेशित कण विराम अवस्था में हो, ठीक है, यानी कि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर रुका हुआ हो, विराम अवस्था में हो, और दूसरी कंडीशन बनती है कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर गतिमान अवस्था में हो, यानी कि गति कर रहा हो वो, कि बिंदु ए और बिंदु बी यानी कि गति कर रहा हो। दूसरा ऑप्शन ये बनेगा और पहला ऑप्शन बनेगा जब वो विराम अवस्था में हो। तो आपको अच्छे से हेडिंग डाल लेना है ये, और इसमें चित्र बना लेना है, और चित्र बनाकर आपको हेडिंग डाल लेना है कि जब आवेशित कण विराम अवस्था में हो। ठीक है, दो पॉइंट हैं इसके, एक विराम अवस्था का, एक गतिमान अवस्था का। तो पहले बात करते हैं विराम अवस्था की, और इन्हें लिख लेना भैया। ठीक है, कि अगर बात करी जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है भैया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चाल परिवर्तित रहती है और मार्ग उसका वृत्ताकार रहता है। और अगर वही बात करी जाए एक समान वैद्युत क्षेत्र की, तो उसका पथ परवलयकार हो जाता है, और चाल और गति और गतिज ऊर्जा सब प्रभावित होती है, और वो कितनी होती है वही हमें इसमें पढ़ना है।
तो अगर बात करी जाए कि अगर आवेशित कण विराम अवस्था में है, ठीक है, अगर आवेशित कण विराम अवस्था की, यानी कि जो पहला पॉइंट इसमें बनाना है कि जो आवेशित कण है वो भैया हमारा विराम अवस्था में है। विराम अवस्था का मतलब रुका हुआ है इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और जब आवेशित कण है और वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो उस पर एक वैद्युत बल आरोपित होगा, ठीक है, यानी कि आरोपित आवेशित कण पर, आवेशित कण प्लस q पर आरोपित वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना आरोपित होगा, अभी बात बताई थी कि आरोपित वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना आरोपित होगा, F इक्वल टू कितना होगा, QE होगा। सही है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जब वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण है तो वैद्युत बल लग रहा होगा और वो कितना होगा, F इक्वल टू QE होगा। अब बात करें कि भैया जब वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ से हमने क्या करा, विराम अवस्था में तो था लेकिन हमने क्या करा, इस आवेशित कण को बिंदु A से बिंदु B तक लेकर गए, तो पता चला कि यहाँ तो विराम अवस्था में रुका हुआ था लेकिन यहाँ पर जाकर इसका वेग हो गया v हो गया, ठीक है, और x दूरी ये चला। तो जब दो बिंदुओं की बात आएगी तो विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा, तो वो विभवांतर कितना हुआ होगा, तो चूंकि v बराबर कितना होता है, e इंटू डी, और d के स्थान पर दूरी कितनी है हमारे पास, x है, तो e इंटू x हो जाएगा। तो f का मान कितना हो जाएगा, q, और e के स्थान पर कितना आ जाएगा, v अपॉन x आ जाएगा। यहाँ पर जो वेग है ना, ये जो v है ना, ये वेग नहीं है, वोल्टेज है, ध्यान रखना। सही है, कैपिटल V है। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब बात आती है, भाई बल तो हमने निकाल लिया, किस पर, आरोपित बल कितना है, आरोपित वैद्युत बल कितना है। अगर बात करी जाए अब कि जब ये A से B तक गया तो त्वरित हुआ होगा, यानी कि त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, अर्थात कि प्लस Q कण बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु B तक त्वरित किया गया हो या त्वरित किया जाए कि यदि प्लस Q आवेशित कण को बिंदु A से बिंदु B तक त्वरित किया जाए तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण A इक्वल टू होता है भैया F अपॉन M। कहां से आया, F इक्वल टू MA होता है, ठीक है, जो बल होता है F इक्वल टू MA होता है। तो त्वरण कितना हो जाएगा, यहाँ से A इक्वल टू F अपॉन M हो जाएगा, और F का मान कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो देखिए अब क्या होने वाला है, बस ध्यान से समझना है। तो त्वरण कितना आ जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन M, F का मान कितना है, QV अपॉन x, ठीक है, और m पहले से ही है तो m इंटू एक्स। समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, त्वरण भी निकल कर आ जाता है, ठीक है। हमारे पास हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करा कि जब भैया आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर वैद्युत बल लग रहा होगा, वैद्युत बल निकाल लिया, F बराबर Q ही होता है, और E का मान क्या होता है, V अपॉन X होता है या V अपॉन D होता है, और D क्या होती है, दूरी, और A से B तक की दूरी कितनी है, X है, तो कितना हो गया, V अपॉन X हो गया। अब जब भैया बिंदु A से बिंदु B तक कण गया है गति करता हुआ तो त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन की दर। पहले तो वेग था ही नहीं, विरामावस्था में तो रुका हुआ था, बाद में वेग हुआ है, यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ है तो त्वरण है। और वो त्वरण कितना है, त्वरण होता है A इक्वल टू F अपॉन M। F का मान कितना हो गया, QV अपॉन X, M पहले से ही था, तो यहां से हमारे पास आ गया त्वरण। अब देखिए क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भैया इसका वेग कितना है, गति कितनी है, ठीक है। तो गति कैसे निकले, जब दो पॉइंट दे रखे हो, बिंदु A बिंदु B, दो पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु A पर वेग 0 है, बिंदु B पर जो वेग है वो v है, तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए और त्वरित होकर जाए तो क्या होगा, गति की तृतीय समीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, कि चूंकि प्लस Q आवेशित कण बिंदु A से बिंदु B पर x दूरी चलकर पहुंचता है, यह x दूरी चलकर B वेग से पहुंचता है तो भैया गति की तृतीय समीकरण से, तो गति की तृतीय समीकरण से, ठीक है, यानी कि दो वेग हमारे पास हैं और हमारे पास त्वरण भी है, दूरी भी है, तो हम गति की तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करेंगे और वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, ठीक है, इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या होने वाला है,
बी का मान तो बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग तो है नहीं, विरामावस्था में था कण, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है क्यू वी अपॉन एम इंटू एक्स। कहाँ से आया भैया, समीकरण नंबर 2 से आया, ठीक है। और एस का मतलब होता है विस्थापन, कितनी दूरी चला, ए से बी तक की दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया और यहां से v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भैया, 2qv अपॉन m आ गया, समीकरण नंबर 3 बन गई। तो देखिए यहां से अब b का मान कितना होने वाला है, तो यहां से भैया v का मान होने वाला है अंडर रूट 2qv अपॉन m, और ये आपको अलग से नोट करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 2 स्टार लगा लेने बढ़िया करके। क्यों लगा लेने हैं, क्योंकि विकल्पों में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन एक आधा नंबर में आ जाता है, और आया हुआ है लास्ट ईयर में। और वो सवाल क्या था कि एक आवेशित कण है, ठीक है, एक आवेशित कण है और वो V वोल्टेज से त्वरित किया जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो उस आवेशित कण की चाल होगी। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें एक ऑप्शन ये था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सूत्र आपको याद होना जरूरी है, v इक्वल टू अंडर रूट 2qv अपॉन m, और यहाँ पर ये छोटा v यानी कि ये वेग है और यहाँ पर ये v जो है वोल्टेज है, सही है। तो ध्यान रखना, वेग हमारे पास आ गया कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका वेग भैया इतना होता है, अंडर रूट 2qv अपॉन m होता है। अगर बात करी जाए गतिज ऊर्जा की, यानी कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, अगर बात करें गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो भैया गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर का मान कहाँ है, समीकरण नंबर 3 में है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m गुणा v स्क्वायर का मान उठा लो 2qv अपॉन m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और भैया यहाँ से कितना आ गया, k बराबर आ गया हमारा q इंटू v, और q क्या है, आवेशित कण पर कितना आवेश है, और v क्या है, वोल्टेज है। और ये बिल्कुल बढ़िया करके आपको नोटबुक में अपनी लिख लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गतिज ऊर्जा कितनी आई, गतिज ऊर्जा आई है q इंटू v, ठीक है। आवेशित कण जो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी आती है, Q इंटू वी आती है। और ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आवेशित कण विरामावस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो, गतिज ऊर्जा हमेशा K इक्वल टू Q इंटू वी ही आनी है। कैसे आनी है, अगले टॉपिक में पता चलेगा कि गतिमान अवस्था में कैसे आनी है। फिलहाल आपको बढ़िया करके ये नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि अगर आवेशित कण हमारा विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में क्या होगा, सबसे पहले उस पर बल निकाल लेना है, और फिर जो त्वरण उत्पन्न हुआ, जब गति करेगा तो त्वरण, यानी कि जब वो थोड़ा सा चलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो त्वरण निकाल लेना है, और त्वरण आ जाए तो गति की तृतीय समीकरण निकालकर हमें वेग निकाल लेना है। और इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है वेग को, कि भैया वेग कितना होता है, तो अंडर रूट 2qv अपॉन m होता है, और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, k इक्वल टू Q इंटू वी होती है। अब बात करते हैं कि आवेशित कण, ठीक है, विराम अवस्था में हो, यानी कि अब दूसरा हेडिंग डाल लेना है इसी टॉपिक का, कि भाई एक बार तो हमने देखा कि जब वो आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर विराम अवस्था में है तो कितनी उसकी गतिज ऊर्जा है और कितनी उसके पास वेग है। अगर बात करें कि वो वैद्युत क्षेत्र में गति ही कर रहा हो, पहले से ही गतिमान हो, ठीक है, u वेग से आया और b वेग से जा रहा है, तो उस कंडीशन में वेग कितना होगा और गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वो अब हमें देखना है। तो देखिए आपको अब दूसरा हेडिंग डाल लेना है कि जब भैया आवेशित कण गतिमान अवस्था में हो या गतिमान हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है, चित्र वही रहेगा, बस इस बार जो प्रारंभिक वेग है वो 0 ना होकर u हो जाएगा, सही है। तो देखिए आवेशित कण है प्लस q और उस पर आरोपित वैद्युत बल बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चले थे हम। तो आवेशित कण पर वैद्युत बल कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई लगेगा, और ई को चेंज कर देंगे वोल्टेज से, तो कितना हो जाता है v अपॉन डी, यानी कि b अपॉन x हो जाता है बल, सही है। यानी कि क्या कि भाई v इक्वल टू क्या होता है, या e इक्वल टू क्या होता है, e इक्वल टू होता है v अपॉन डी या b अपॉन x, तो यहाँ से b अपॉन x हो जाएगा e का मान, सही है। अब वही बात कि भाई ए बिंदु पर u वेग से देखा गया आवेशित कण को, और जब वो बिंदु b पर पहुंचा तो उसका वेग v हो चुका था, यानी कि वेग में उसके परिवर्तन हुआ है, और वेग परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण उत्पन्न होना, ठीक है, यानी कि उत्पन्न त्वरण। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा,
उत्पन्न त्वरण कितना हुआ होगा, A इक्वल टू एफ अपॉन एम हुआ होगा। अब भैया F का मान कितना है, तो F का मान कितना है, क्यू वी अपॉन एम इंटू एक्स हो गया होगा समीकरण नंबर 2। यानी कि जैसे हम पहले वाले खंड में चले थे ब्राह्मावस्था वाले में, पहले बल निकाला फिर त्वरण निकाला, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ तक तो कोई समस्या दुख परेशानी किसी को कुछ है नहीं, ठीक है, इतना आराम से आपको कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करा था, ध्यान करो कि आवेशित कण का हमने बल निकाल लिया कि भाई उस पर बल कितना आरोपित हो रहा है, त्वरण निकाल लिया, त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है। अब बात आती है कि जब आवेशित कण बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचा और उसमें दो वेग रहे, उसमें त्वरण रहा, विस्थापन रहा, तो क्या किया जाए, तो गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस क्यू आवेशित कण, प्लस क्यू आवेशित कण बिंदु ए से दिख रहा है इतना, बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी पर ए त्वरण से पहुंचता है या ए त्वरण के साथ पहुंचता है। तो देखिए तो क्या होने वाला है कि भैया बिंदु ए से बिंदु बी पर हमारा आवेशित कण पहुंच गया और त्वरण ए के साथ पहुंच गया, तो गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, यानी कि गति की तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करो। गति की तृतीय समीकरण कहती है कि भैया बी स्क्वायर जो होगा वो यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, ठीक। अब b का मान कितना है, b का मान v है। अब u प्रारंभिक वेग u है तो u का u है, प्लस 2 अपनी जगह ऐसे कैसी है, और a का मान उठा लो समीकरण नंबर 2 से, कितना है, qv अपॉन m इंटू एक्स है, इंटू s क्या है, विस्थापन, और a से b तक की दूरी कितनी है भैया, x है, तो s के स्थान पर आ जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2qv, ठीक है, इतना आ गया। अब वेगों को एक तरफ कर लो, यानी कि v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2qv हो जाएगा, समीकरण बन जाएगी आपकी भैया थर्ड। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन कितना आ गया, 2qv आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब भैया नीचे वाला m तो रह गया, ये सही है, 2qv अपॉन m, यानी कि कितना हो गया, 2qv अपॉन m हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया, वेग इतना आ गया। और ध्यान करो वहां भी बी स्क्वायर इक्वल टू 2qv अपॉन m ही आया था, सही है, वहां वेग अकेला था क्योंकि वहां पर प्रारंभिक वेग शून्य था कण का, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो यहाँ पर वेगों का अंतराल आएगा, और जो 2qv अपॉन m आ वही रहा है, बस थोड़ा सा वही डिफरेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आवेशित कण पहले से ही गतिमान है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर वेगों का अंतराल आएगा, ठीक है, यानी कि वेग हमारा इतना आ गया, वेगों का अंतराल इतना आ गया। अब बात आती है गतिज ऊर्जा की कि भैया उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, कितनी गति के साथ वो भागा फिर रहा है उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो कैसे करेंगे कि अतः प्लस क्यू आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ये देखिए कितना होने वाला है। क्यों अंतराल का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो वेग हैं, एक है u और एक है v, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का अंतराल निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा, डेल्टा k इक्वल टू k2 माइनस k1 होकर निकलेगा। अब डेल्टा k इक्वल टू k2 का मान क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर होता है, माइनस 1/2 m u स्क्वायर होता है, सही है, ध्यान से देखते रहना है बस। डेल्टा k इक्वल टू 1/2 m, यहाँ से कॉमन लो, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और भैया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यही तो है समीकरण 3 में जो मान है, ठीक है, तो डेल्टा k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 में जो मान है रख दो यहाँ पर लाकर, कितना है, 2qv अपॉन m है, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और डेल्टा k इक्वल टू कितना आ गया भैया, यहाँ से बचा q इंटू वी, और यही है गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रारंभिक
कंडीशन में, यानी कि जब प्रारंभिक वेग 0 था, जब हमारा आवेशित कण विराम अवस्था में था, तो भी हमारी गतिज ऊर्जा यही आई थी Q इंटू वी। और जब हमारा आवेशित कण गतिमान अवस्था में है तो भी गतिज ऊर्जा कितनी आ रही है भैया, Q इंटू वी, इतने जूल। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में छाप लेना है और दिमाग में भी छाप लेना है, और वेग को भी। ठीक है, वेग कितना आता है 2qv/m स्क्वायर में, और यदि अंडर रूट में देखें यानी कि खाली वेग देखें तो इस पर अंडर रूट लग जाता है। वेग को, गतिज ऊर्जा को बढ़िया करके दिमाग में बिल्कुल फिट रखना है। तो अच्छे से हेडिंग डालकर, चित्र बनाकर द्वारा बिल्कुल बढ़िया से आपको अपनी नोटबुक में ये छाप लेना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है। तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं कि वेग कितना होता है कि जब आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो उसका वेग कितना होता है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, बढ़िया करके इन फॉर्मूलों को याद रखना है। यहां से सवाल भी बन जाते हैं। ठीक है, वो वोल्टेज दे देगा, कहेगा कि एक आवेशित कण है और उसे इतनी वोल्टेज देकर त्वरित किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। और ध्यान रखना, आते हैं ऐसे सवाल, वोल्टेज देकर त्वरित करवाएगा आवेशित कण को, यानी कि आवेश का मान दे देगा और क्या देगा 200 वोल्ट, 300 वोल्ट या 220 वोल्ट से त्वरित किया गया है तो वोल्टेज का मान दे देगा और पूछेगा तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो वहां पर k बराबर 1/2 mv² लगाओगे तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि m नहीं पता होगा, वेग नहीं पता होगा, और उसने क्या दे दिया, आवेशित कण पर आवेश दे दिया और भैया वोल्टेज दे दी। तो यहाँ पर q इंटू बी, आवेश की और वोल्टेज की गुणा करनी है और आंसर आ जाना है और सवाल खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इन्हें अच्छे से नोट कर लेना है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, वेग कितना होता है, और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगर यही आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जाता तो वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो चाल है, गति है, वो अपरिवर्तित रहेगी। और अगर वैद्युत क्षेत्र में चला जाए तो भैया चाल इतनी हो जाएगी और गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और बिल्कुल बढ़िया करके तैयार कर लेना है टॉपिक को, मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।